Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing with our unit, Determination of Income and Employment. Today we'll cover Investment Multiplier. मेरी आप सबको एक सजेशन है, अगर आप क्लैरिटी चाहते हो सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की, प्लीज सब वीडियो एक के बाद एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखते चले जाओ. ओनली देन रीच द एंड. अगर आप आज सबसे पहले ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको इतना नहीं समझ में आएगा जितना सारे वीडियोस कवर करने पे आएगा. तो बेटर यही है, फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्ट सम टाइम, listen to these videos. Okay, so let's start with investment multiplier. भाई investment multiplier को समझने के लिए सबसे पहले let's revise deflationary gap and inflationary gap. Deflationary gap क्या होता है? Is the gap by which actual aggregate demand falls short of aggregate demand required to establish full employment equilibrium. अब इसका क्या मतलब है? देखिए, where AD is equal to AS at this level of income, national income equilibrium, but then full employment level of income is FE, and at this level of income my aggregate demand falls short of aggregate supply. तो जब भी मेरी डिमांड कम है aggregate supply से at the level of full employment, deficit demand will result in deflationary gap. Why deficit demand will result in deflationary gap? Because inventories build up हो जाएंगी. इन्वेंट्रीज बिल्डअप हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? प्रोड्यूसर्स को क्लियर करेगा प्राइस कम करके, और इसीलिए इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप. भाई कोई भी इकोनॉमी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसके यहाँ प्राइस लेवल में कमी आए. दिस विल लीड टू टोटल अनरेस्ट, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट. तो हमें अब क्या करना है, हाउ टू काउंटर दिस. तो अब एक तरीका है कि किसी तरीके से इस डिमांड को, ये जो एग्रीगेट डिमांड है, इसको किसी तरीके से बढ़ाकर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम पे जितनी डिमांड चाहिए वो ले आओ. That means I need to increase my demand. So how do I increase my demand? Aggregate demand के components क्या क्या होते हैं? C plus I. तो C plus I में अगर मैं एक additional investment दे दूं, तो अगर additional investment देने से मेरी इनकम बढ़ जाए और मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, तो इससे बेटर क्या हो सकता है? पहुँच सकते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट से, और यही हम पढ़ने वाले हैं. आओ भाई, अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप होता है the gap by which actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium. अब ये देखो क्या हुआ, national income equilibrium is achieved at income level M where AD is equal to AS, but मेरी full employment कितने पे आ गई? पहले ही आ गई. इसका मतलब क्या होगा? shortage will lead to what? Rise in price. That's why this is inflationary gap. भाई आप कुछ ऐसा करो कि इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाए. तो भाई फिर जब आपने डिफ्लेशनरी गैप में क्या करा था, डेफिसिट डिमांड को काउंटर करने के लिए क्या किया था? इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम करेंगे. आओ भाई देखें कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से और घटाने से कैसे इनकम में चेंज आता है. इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट. तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जानने के लिए आइए पहले मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ लें. नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ रहे हैं हम. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो between the change in income and change in investment. अब इसको जरा समझिए. ये रहा K is the investment multiplier, delta Y by delta I, ratio of change in income to change in investment. अब ये रहा multiplier, ये if I multiply my change in investment with the multiplier, तो मुझे एक इनकम मिल जाती है जो एडिशनल इनकम इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से जनरेट हुई है. और यहाँ पे K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू है 1/1 माइनस MPC और 1/MPS. तो आपके पास अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूलेज दिख रहे हैं. सबसे पहला K इज इक्वल टू डेल्टा Y बाय डेल्टा I, दूसरा 1/1 माइनस MPC और 1/MPS. अब देखो समझने के लिए कि एक इन्वेस्टमेंट हुई, उससे कई गुना इनकम कैसे जनरेट हो जाती है, ये समझने के लिए आइए पहले एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग देखें. अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क्स ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल, वन मैन स्पेंडिंग इज अनदर मैन्स इनकम. मैम आप क्या समझाए जा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. वेट, देखो वीडियो में. एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज मेड, देन income increases many times more than the increase in investment. अब let us suppose एक additional investment of 1000 crores हुई है. अब वो किस लिए हुई है? For constructing roads. So when roads are constructed,
सो गवर्नमेंट मेक्स एन एक्सपेंडिचर, तो जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी रोड बनाने के लिए, तो जो रोड बना रहे हैं लोग, उनके घर वो इनकम पहुंच जाएगी। हो सकता है वो सीमेंट सप्लायर हो सकता है वो लेबर हो सकता है वो इंजीनियर हो, सबके घर इनकम पहुंच जाएगी। यानी कि जैसे ही एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई बाय द वे ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो पहले राउंड में किसी ना किसी के घर पहुंच गई जो उस काम में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अब हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किस लिए करी है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। तो जो रोड कंस्ट्रक्टर कर रहे थे उनके यहाँ पहुंच गई है इनकम। अब देखना यह है कि ये जो एडिशनल इनकम उनके यहाँ पहुंची, उन्होंने उसका क्या किया? भाई आपके पास इनकम आती है तो आप क्या करते हो? या तो कंज्यूम करते हो या सेव करते हो। अब आप कंज्यूम कितना करते हो, यानी कि एक इकोनॉमी कंज्यूम कितना करती है, डिपेंड करता है कि उस इकोनॉमी का एमपीसी क्या है। तो मैंने सपोज करा है मेरी इकोनॉमी का एमपीसी है 0.9 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है 1000 करोड़ का। तो जैसे ही 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और मेरी इकोनॉमी में एमपीसी है 0.9, तो इसका मतलब ये है कि मैं 90% ऑफ अपनी एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर देती हूँ। तो जो रेसिपिएंट है, द रेसिपिएंट ऑफ एडिशनल इनकम विल स्पेंड 90% ऑफ 1000, दैट इज 900, और रेस्ट इनकम का क्या वो करेगा? उसको सेव कर लेगा। वाई? बिकॉज जो भी इनकम आपके पास आती है या तो आप उसको कंज्यूम करते हो या सेव करते हो। सारे वीडियोस अगर आप पहले वाले देखे हुए हो तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए, इट विल इंक्रीज द इनकम बाय ₹900 इन द सेकंड राउंड। अब मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई 1000 करोड़ की। अब हमें 0.9 यानी कि 90% कंजम्पशन की आदत है। तो आउट ऑफ दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़, 900 करोड़ इज कंज्यूम्ड and 10% is saved. So whatever is saved in economy, let's say, is out of the economy because economy is saving. When I as an individual save, it comes back in the bank. But when an economy saves, we consider that it's gone out of the economy for your better understanding. तो चलो भाई, ये तो आप गया बाहर। लेकिन अब ये जो 900 रुपीज का कंजम्पशन हुआ इकोनॉमी में, इट विल रीच somebody's place as income. Why? Because one man expenditure is another man's income. अब जैसे ही ये इनकम यहाँ पहुंची इकोनॉमी में, सेकेंड राउंड में 900 की एडिशनल इनकम हुई, उसका फिर 90% कंज्यूम हो जाएगा और 10% सेव हो जाएगा। तो जैसे ही कंज्यूम हुआ वो फिर कहीं इनकम बन के पहुंच गई एडिशनल 810। सी दिस वे ईच टाइम 90% of the additional income will get consumed and one man expenditure is another man's income. So the moment our expenditure is made, it is reaching somebody as income. In the whole process, many more times the income is generated than the initial investment. और आपको पता है ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये पूरा का पूरा एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन सेविंग की तरीके से ना कन्वर्ट हो जाए। Okay, so now let's have a look. So the recipient of this additional income will spend 90% of 1000 crores, and that is 900 crores as consumption expenditure, and remaining amount 100 crore will be saved because income is either saved or consumed. It will increase the income by rupees 900 in the second round. ये देखो, अभी आपको दिखाया था सेकेंड राउंड में 900 रुपीज आ गए। अब in the next round, 90% of the additional income of rupees 900 will be spent on consumption, remaining will be saved as can be seen in the table. देखिए, 900 का 90% कंज्यूम हो जाएगा, बाकी सेव हो जाएगा। अब देखिए, the multiplier process go on and the consumption expenditure in every round will be 90% of additional income received from previous round. यानी कि हर बार 90% of my additional income consume हो जाएगी और add होती चली जाएगी. The process of income generation will go on till whole of the initial investment gets converted into सेविंग्स। अभी दिखाया था ना आपको, ये सारा की सारा इन्वेस्टमेंट जब तक सेविंग में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। Thus, an additional investment of 1000 crores lead to total increase in 10,000 crores of income. भाई ये कैसे मुझे पता चला? ये देखो, बताया था डेल्टा y इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई, और k की वैल्यू क्या होती है? 1/1 माइनस एमपीसी और 1/एमपीएस। अब मैंने कितना इन्वेस्टमेंट करा एडिशनल? 1000 करोड़। एमपीसी मेरा कितना है? 0.9। तो आइए जरा सब्सटीट्यूट करिए वैल्यू, देखिए एडिशनल इनकम कितनी जनरेट हुई है? 10,000। अब मैं इससे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा है, अभी बताया था। तो एडिशनल इनकम कितनी जनरेट हुई है? 10,000। एडिशनल
इन्वेस्टमेंट कितनी 1000, तो के कितना हो गया 10, यानी कि 1000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है उससे कितना करोड़ इनकम बना, जनरेट हुआ 10,000. I hope the concept is clear to you. Have a look diagrammatically also. But my initial level of income was M with my AD and AS intersecting at point this. Now I wanted to increase my income to FE level, full employment level. तो फिर मैंने क्या किया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करा. देखो एग्रीगेट डिमांड शिफ्टेड राइटवर्ड, एंड इन द होल प्रोसेस वन मैन एक्सपेंडिचर है अनदर मैन इनकम से इतना इनकम जनरेट हो गया, विच इज मेनी मोर टाइम्स देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो अब रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी क्या निकल के आया भाई, डायरेक्ट रिलेशन आया. जितना ज्यादा कंजम्पशन उतनी ज्यादा इनकम जनरेशन, जितना छोटा कंजम्पशन उतनी छोटी इनकम जनरेशन. Why? Because one man expenditure is another man's income. अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो इकोनॉमी में आएगा, और अगर आप सेव कर रहे हो तो इकोनॉमी से निकलता जाएगा, इनकम जनरेशन होगी नहीं. तो multiplier is positively related to MPC, and therefore larger the value of MPC, larger the value of multiplier. Smaller the MPC, smaller will the value of multiplier. और multiplier MPS में कैसा रिलेशन है भाई, मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या बनेगा 1/MPS. इनवर्सली रिलेटेड है मल्टीप्लायर और एमपीएस. जितना बड़ा सेविंग उतनी छोटी इनकम जनरेशन. तो लार्जर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एमपीएस, लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. जितना कम सेविंग उतना बड़ा मल्टीप्लायर का वैल्यू, उतना बड़ा इनकम जनरेशन. ओके, अब आओ भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होती है. मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है. क्यों? क्योंकि अगर मेरी वैल्यू एमपीसी की 1 है, इसका मतलब क्या है, मैं 100% ऑफ द एडिशनल इनकम कंज्यूम कर रही हूँ. कुछ इकोनॉमी से बाहर ही नहीं जा रहा है सेव होने की तरीके से, तो वो कंटिन्यूसली इकोनॉमी में आता जाएगा. देखो मैथमेटिकली 1/1 माइनस एमपीसी क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/0 इन्फिनिटी. अब देखिए क्या हुआ ये, इसका रीजन देखिए एमपीसी 1 है तो इंडिकेट्स इकोनॉमी डिसाइड्स टू कंज्यूम होल ऑफ इट्स इनकम. Here, not even a bit of income is saved. It leads to continuous increase in consumption expenditure, and the value of multiplier will be infinity. अब minimum value क्या होगी, 0? No बेटा, एक बार इन्वेस्टमेंट हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, तो एक बार तो वो जरूर किसी ना किसी के यहाँ पहुंचेगा ना इनकम बन के. इन फर्स्ट राउंड दैट मच इनकम विल डेफिनेटली बी जनरेटेड what was invested. So देखिए minimum value of multiplier is 1. एक बार तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है वो एडिशनल इनकम की तरह इकोनॉमी में आएगा ही आएगा. दिस इज व्हेन एमपीसी इज 0, यानी कि मैं कुछ कंज्यूम नहीं कर रही, मैं पूरी इनकम इकोनॉमी में मान रही हूँ कि सेव हो जाती है. बिकॉज के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी. एमपीसी 0 लिया तो 1/1 इज इक्वल टू 1. अब इसका रीजन क्या है, MPC 0 है, indicates that the economy decides to save whole of its income and nothing is spent on consumption expenditure. So there will be no increase in income. As a result, the total increase in income will be equal to increase in investment. आई होप द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप 2-3 बार इस वीडियो को सुनो, आपको डेफिनेट समझ में आएगा. और नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट. Please like and subscribe all my videos so that you continuously get notification of my new videos. Happy learning with Bhargav ma'am.